everyone, कैसे हैं आप? I hope that you are safe and secure at your home. So you know that we have started chapter first of history, the rise of nationalism in Europe, and one video I have uploaded. I hope that you have seen that particular video. And today we will start our new topic, and the name of the topic is French Revolution and the idea of nation. आपको पता है मैंने एक वीडियो जो प्रिंट वाला था वो मैंने अपलोड कर दिया था, और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और टॉपिक का नेम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपको पता होना चाहिए क्लास 9th में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो सबसे पहला और क्लियर आइडिया था किसके बारे में? नेशनलिज्म के बारे में। कहाँ? यूरोप के अंदर। आपको पता होना चाहिए कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जिसके बारे में हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स वी कम एंड सी अबाउट द टॉपिक। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्लास 9th में आपने क्लियरली पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम उसको हल्का सा फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन was the first incident. The French Revolution was the first incident which expressed the creation of the nationalism in the Europe. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ना, ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जो हमें ये बताता है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट हुआ था। कई बार इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन was the first and clear expression of the nationalism in Europe which was happened in 1789. ये पहला नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन था यूरोप के अंदर जो 1789 में हुआ था। इसी के बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में ही धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये स्प्रेड होता है, और फिर मोनार्क जो रूल है उसको हटा के और वहां से सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रूल स्टेब्लिश किया जाता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लुईस 16 जो है, लुईस 16 जो बर्बन डायनेस्टी का था उसको हटा दिया जाता है। फ्रांस की जो जनता है ना वो उससे पावर से क्या कर देती है? ओवरथ्रोन कर देती है, और उसके बाद में फ्रांस के अंदर धीरे धीरे डेमोक्रेसी को सेटअप किया जाता है। तो आज सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इंसिडेंट फ्रॉम विच द नेशनलिज्म क्रिएट्स इन द यूरोप, ठीक है ना। ये व्हाट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहला और क्लियर जो एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर वो क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए आप, फ्रांस वाज ए फुल फ्लैग टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। देखो बिफोर 1789, ठीक है ना, फ्रांस जो था वो फुल फ्लैश एक मोनार्क के अंडर में आता था, एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में, और वहां का रूलर कौन था? लुईस 16 जो बर्बन डायनेस्टी का था, ठीक है ना। तो फ्रांस जो है वो फुल फ्लैश एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में आता था। कब? बिफोर 1789, क्योंकि 1789 में तो रिवॉल्यूशन हुई है, और रिवॉल्यूशन के बाद में तो मोनार्क को क्या कर दिया जाता है? वहां से हटा दिया जाता है। इसके बाद में फ्रांस के अंदर काफी चेंजेस आए हैं। कौन कौन से चेंजेस आए हैं देखिए, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड द ट्रांसफर ऑफ sovereignty from the monarch to French citizen। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में काफी ज्यादा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए फ्रांस के अंदर, और क्या हुआ? फ्रांस के अंदर जो पावर थी ना वो मोनार्क से ट्रांसफर होके कहाँ चली जाती है? लोगों के हाथ में चली जाती है। मींस अब वहां पर मोनार्क लोगों के हाथ में जो पावर होती है वो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है? डेमोक्रेसी के अंदर। इसका मतलब अब फ्रांस के अंदर
पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए हैं। किसकी वजह से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। और अब जो पावर है ना वो ट्रांसफर हो गई है मोनार्क से, और पावर कहाँ चली गई है? इन द हैंड ऑफ द सिटीजन्स, मतलब लोगों के हाथों में चली गई है। इट मींस सिंपली अगर मैं कहूं तो मोनार्क से पावर ट्रांसफर होके और कहाँ चली गई है? डेमोक्रेटिक कंट्री के पास में चली गई है। नेक्स्ट देखिए, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। अब क्या किया? रिवॉल्यूशन में प्रोक्लेम किया गया कि लोग जो है ना वो अब कंट्री के भाग्य को बनाएंगे, कंट्री का जो शेप है उसको चेंज करेंगे। रिवॉल्यूशन के अंदर इस चीज को प्रोक्लेम किया गया। पीपल जो है उन्होंने ऐसा कहा कि अब जो है ना वो नेशन और उसका जो भाग्य है ना उसको कौन बनाएंगे? ये लोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मोनार्क तो जा चुका है, तो मोनार्क के बाद में अगर कोई न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेटअप होगी, न्यू काइंड ऑफ गवर्नमेंट वहां पर मान लीजिए स्टैब्लिश की जाएगी, तो डेमोक्रेसी की जाएगी। और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कौन करता है? वहां के लोग। तो पावर किसके हाथ में होती है? लोगों। अब लोग ही उस कंट्री का शेप करेंगे, लोग ही उसका जो डेस्टिनी है, भाग्य है, उसको डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था, ठीक है ना, और आइडिया ऑफ द नेशन है, ये कहां से आया, कैसे आया? तो ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है से आया, ये तो हमने पहले पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइडिया है ये एकदम से तो होता नहीं है, रिवॉल्यूशन एकदम से तो आती नहीं है। तो रिवॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और कल रिवॉल्यूशन आ जाएगी, नहीं, रिवॉल्यूशन के लिए काफी समय से फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीजें थी फ्रांस के अंदर जिन्होंने नेशनलिज्म को क्रिएट करने में हेल्प किया? मतलब लोगों को एक करने के लिए, वननेस करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें थी फ्रांस के अंदर जो इमर्ज हुई? मींस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, मैं बना के दिखाऊंगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप या क्रिएट अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, या हाउ द नेशनलिज्म क्रिएट्स इन द यूरोप इन 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्रिएट अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, कैसे फ्रांस के लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो डेवलप हुआ, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द पीपल। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन ये मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि हाउ डिड the sense of collective belonging, how did the sense of collective belonging create among the people of France, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा एक बार आप देखिए, अब ये सारे टॉपिक आएंगे इसमें, कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कैसे नेशनलिज्म को क्रिएट करने में इन चीजों ने हेल्प की। तो पहला जो था वो क्या था? देखिए, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटोयन, द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights। उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? ला पैट्री, कि ये जो पूरी लैंड है ये हमारी फादरलैंड है, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना हमारी मदरलैंड है। तो उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया, ला पैट्री। ला पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड, क्योंकि क्रिश्चियन लोग फादरलैंड, फादर वगैरह यूज करते हैं, हमारे यहाँ मदरलैंड बोला जाता है, वो फादरलैंड। तो
एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि ये जो पूरी जो लैंड है, फ्रांस की जो लैंड है, ये हमारी फादरलैंड है और हम सब क्या है, एक हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मदरलैंड, ये हम सबकी मदरलैंड है, वैसे फ्रांस में क्या बोला गया कि ये हमारी क्या है, फादरलैंड है। और क्या किया उन्होंने, दूसरा आइडिया, ले सिटोयन, और हम यहाँ के क्या है, सिटीजन है, और हमारी जो यूनाइटेड कम्युनिटी है इसके अंदर हम इक्वल राइट्स को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसा उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया। सेकंड क्या, ए न्यू फ्लैग ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। क्या पहले जो मोनार्क था, तो मोनार्क के अंदर में जो वहां का फ्लैग होता था वो अलग फ्लैग होता था, उसके बाद में उन्होंने एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और रॉयल स्टैंडर्ड वाले फ्लैग को क्या कर दिया उन्होंने, वहां से रिप्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है वो क्रिएट होना शुरू हो गई, ठीक है ना। ट्राई कलर का पहले नया ट्राई कलर का जो फ्लैग था उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और वो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो मोनार्क वाला फ्लैग था उसको उन्होंने हटा दिया। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। आपने क्लास 9th के अंदर देखा था कि स्टेट जनरल जो है वो कोई भी अगर कंट्री के अंदर डिसीजन लिया जाता था, तो टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना हो तो फिर मोनार्क उसकी मीटिंग को बुलाता था, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि इसको इलेक्ट किया जाता था और इसको क्या बोला जाता था, स्टेट जनरल बोला जाता था, ठीक है ना। और अभी क्या है, इसको नेशनल असेंबली का नाम दे दिया इन्होंने। किसका नाम दे दिया कि इसको नेशनल असेंबली बोला जाएगा, पूरे कंट्री की असेंबली को बना दिया गया इसको। और क्या, ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। मतलब क्या है कि जैसे मान लो अलग अलग टेरिटरी अलग अलग मोनार्क के अंडर में आती थी, तो मोनार्क के अपने खुद के रूल रेगुलेशन होते थे जो उसको फॉलो करना पड़ता था। अब क्या कर दिया गया, सारे मोनार्क को हटा के एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया। सेंट्रलाइज का मतलब अब रूल जो है ना वो एक जगह से होगा। पहले अलग अलग मोनार्क जो है उनका यूनिफॉर्म लॉ ने होके अलग अलग जैसे वेट और मेजरमेंट का अलग अलग उन्होंने सिस्टम बना रखा है। उनके जो लॉ थे ना, एक मोनार्क किसी लॉ को फॉलो कर रहा है, एक मोनार्क किसी लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया गया। यूनिफॉर्म का मतलब कि सारे के सारे जो लॉ है ना उनको हटा के एक लॉ बना दिया कि यही जो है वो इंप्लीमेंट होगा इस टेरिटरी के अंदर, विद इन इट्स टेरिटरी, है ना। नेक्स्ट क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स वाज अडॉप्टेड। मैंने बताया था ना यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट का जो यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब पहले अलग अलग वेट होता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो एक फ्रांस का ये वाली टेरिटरी, एक ये वाली टेरिटरी, एक ये टेरिटरी, एक ये इस पे अलग मोनार्क कर रहा है, इस पे अलग कर रहा है, इस पे अलग कर रहा है, इस पे अलग कर रहा है। मान लो यहाँ 1 kg के अंदर 900 ग्राम होते, यहाँ 1 kg में 850 ग्राम होते, यहाँ 1 kg में 1000 ग्राम होते, यहाँ 1100 ग्राम होते। तो अब ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब जब वहां पर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई उसके बाद में इन सारी चीजों को यूनिफॉर्म कर दिया गया। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब अब 1 kg के अंदर 1000 ग्राम रहेंगे, सभी जगह रहेंगे। हालांकि फ्रांस में नहीं है, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, तो वेट का सिस्टम कर दिया उन्होंने। कस्टम ड्यूटीज जो है उनको क्या कर दिया, उनको हटा दिया। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, जैसे मान लो इस टेरिटरी से इस टेरिटरी के अंदर कोई अपने गुड्स को ले जा रहा है तो उसे कस्टम ड्यूटी लगेगी, यहां से यहां ले जा रहा है तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी भी लगती थी। अब इस इंटरनल कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया गया कि ये पूरी हमारी एक टेरिटरी है, ठीक है ना, ये पूरी हमारी एक फादरलैंड है। अगर गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे तो किस चीज की कस्टम ड्यूटी, तो उन्होंने इस कस्टम ड्यूटीज को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और क्या किया, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। जो अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज बोली जाती थी, डायलेक्ट्स का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी, उन डायलेक्ट्स को क्या कर दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। और एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रेंच जो लैंग्वेज है ना, इसको उस कंट्री की एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनको आप अच्छी तरह से रट लेना कि कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारे टॉपिक वाइज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे वन टॉपिक, सॉरी, ठीक है ना, इनको टॉपिक वाइज आपको लिखना पड़ेगा।
देखिए जैसे मान लो ये तो आपका वन टॉपिक हो गया, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक हो गया, ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया, ये आपका फोर हो गया, ठीक है, ये आपका फिफ्थ हो गया। अब आप बोलोगे सर देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 पॉइंट तो कम से कम एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, अगर ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द नेपोलियनिक वॉर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये इनकी वजह से वहां सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होता है, नेशनलिज्म क्रिएट हो जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट एंड क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप व्हिच वाज हैपेंड इन 1789, जो 1789 में हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई उसके लिए हमने एक टॉपिक को देख लिया। सबसे पहले नेशनलिज्म की जो शुरुआत होती है यूरोप में वो फ्रांस से होती है और वहां भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है, ठीक है ना। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में देखिए वहां पर फ्रांस में क्या किया जाता है, मोनार्क को हटा दिया जाता है, डेमोक्रेसी सेटअप कर दी जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी सेटअप करने के जस्ट बाद में वहां से फिर से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, ठीक है ना। 1797 के अंदर डेमोक्रेसी को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है नेपोलियन और फिर से वहां पर डिक्टेटर रूल, एक मोनार्क रूल जो है उसको सेटअप करता है, कौन, नेपोलियन। अब थोड़ा नेपोलियन के बारे में देखिए। अब नेपोलियन क्या करता है, नो डाउट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन द फ्रांस बट द रिफॉर्म्स व्हिच वर डन बाय द नेपोलियन वर एप्रिशिएबल। जो उसने वहां पर रिफॉर्म्स किए थे वो वास्तव में एप्रिशिएबल थे। कौन कौन से थे, इसमें से भी देखिए। नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स in order to make the whole system more rational and efficient। उस सिस्टम को और ज्यादा रेशनल और इफिशिएंट करने के लिए नेपोलियन ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए। क्या क्या की, देखो सबसे पहले तो नेपोलियन ने 1804 के अंदर एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेपोलियनिक कोड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिविल कोड 1804। सिविल कोड 1804 से आप क्या समझते हैं, तो देखिए क्या था ये सिविल कोड। देखो इसमें क्या किया, नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या था नेपोलियनिक कोड, सबसे पहले नेपोलियन abolish the privilege which were given to the by birth and equality before the law and secure the right to property। ये था नेपोलियनिक कोड। मतलब आपने देखा था ना फ्रांस की सोसाइटी के अंदर कुछ बाय बर्थ उनको प्रिविलेज दिया गया था, जो फर्स्ट स्टेट में सेकंड स्टेट में जो भी पैदा होता था उसको बाय बर्थ प्रिविलेज मिल जाते थे, ठीक है। तो नेपोलियन ने कहा किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सारे प्रिविलेज इनके खत्म कर दो। राइट टू इक्वलिटी, सब जो है वो कानून के सामने बराबर है, ठीक है। और सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो जितना कमाएगा, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये नेपोलियनिक कोड, इसको ध्यान रखना। सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। नेपोलियनिक कोड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन, क्योंकि इसको नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, in which Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany he simplified administrative division। देखो अब ये कौन सी टेरिटरी, ये वो टेरिटरी है जो फ्रांस ने जीत ली थी। मींस जब फ्रांस मोनार्क रूल से फ्री हो गया तो फ्रांस की जो आर्मी थी वो अब नेबरिंग कंट्री के अंदर जाना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो इनको भी मोनार्क रूल से क्या करवाएंगे, फ्री करवाएंगे। तो ये सारी टेरिटरी किसके अंडर में आ गई थी, फ्रांस के अंदर में आ गई थी। अब वहां का रूलर कौन है, नेपोलियन। तो नेपोलियन ने फ्रांस में तो रिफॉर्म्स किए, लेकिन उन टेरिटरी के अंदर भी रिफॉर्म्स किए विच वर कंकर्ड बाय द नेपोलियन और फ्रांस आर्मी, ठीक है। अब इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, उसको इसने सिंप्लीफाई किया। ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल जो सिस्टम था उसको उसने अबॉलिश कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज, कुछ दास वगैरह होते थे, सर्वडम वगैरह था, कुछ मैनोरियल, मैन होने के नाते कुछ ड्यूज वगैरह लगते थे, उनको भी नेपोलियन ने हटा दिया। और क्या किया, इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन के अंदर गिल्ड होते थे। गिल्ड क्या होते हैं, गिल्ड का मतलब कुछ मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, इनकी अपनी एक एसोसिएशन होती है और बाहर का कोई अगर मर्चेंट वहाँ बिजनेस करने आता है तो ये इसको एंटर नहीं करने देते हैं। तो पहले ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे। अगर मान लो सिटी के अंदर कोई बाहर का बिजनेसमैन आएगा, मर्चेंट आएगा बिजनेस करने के लिए, तो उसको ये एंटर नहीं करने देते थे। लेकिन जब नेपोलियन का रूल आ गया तो नेपोलियन ने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इनको क्या कर दिया, हटा दिया।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पर इंप्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इसने इंप्रूव कर दिया। बिजनेसमैन began to realize that uniform laws, standardized weight and national currency would facilitate the movement if goods and capital from one region to another region। ठीक है ना, इट्स आएगा ये, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब यूनिफॉर्म लॉ बन गए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेट हो गया, तो फिर क्या बिजनेसमैन जो लोग हैं वो बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो गुड्स है ना वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर आसानी से क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो इसको भी 5 नंबर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन बताएगा आपको कि व्हाट रिफॉर्म्स वर डन बाय द नेपोलियन इन द फ्रांस, ठीक है ना। या विच रिफॉर्म्स वर डन बाय द नेपोलियन इन द फ्रांस एज वेल एज द टेरिटरी विच वर कंकर्ड बाय हिम, उसने जो टेरिटरी जीती थी उनके अंदर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सिविल कोड 1804, सिविल कोड 1804 से आप क्या समझते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।